कम होते हों और ट्रांजिशन मेटल्स हो। तो मैं लिख देता हूँ पहले सेंटेंस को, द लोएस्ट melting point metals among डी ब्लॉक। तो हमें ये चेक करना है कि डी ब्लॉक में जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स हैं वो कौन से ग्रुप में लाई करती हैं। आपको बताना है इसमें ग्रुप नंबर। क्वेश्चन आप समझ गए हैं क्या है? हाँ, यस, इट विल बी 12। तो जो 12 है, 12 में जिसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आता है, उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट वो सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 12 ग्रुप। और यहाँ पर मैं मेटल्स भी लिख देता हूँ, दे आर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये वो मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कॉपर 2+ के ऊपर, कॉपर प्लस के ऊपर या कॉपर 2+, एक बात है। अगर मान लिया मैं कॉपर प्लस की बात करूं तो कई बार ये देखा गया है, कुछ जगहों पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ये तुरंत कॉपर और कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर प्लस की ये टेंडेंसी होती है कि वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर भी स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल ये नहीं होती, तो कॉपर नीचे बैठ जाती है। इसके साथ साथ कॉपर 2+ कॉपर प्लस से एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, जो हमारे पास में बेटा कॉपर 2+ है, दैट इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे याद रखेंगे कि एक्वस मीडियम में ही बात है, क्योंकि एक्वस मीडियम में ये बनेंगे, ऑब्वियसली कहीं बनेंगे भी नहीं। तो अगर एक्वस मीडियम नहीं भी दे रखा तो भी आप यही बात कहेंगे, कॉपर 2+ कॉपर प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में जो कॉपर प्लस है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि अगर कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो इस केस में आपको ये करना होगा कि यहाँ से और यहाँ पर आप चेक करिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर भी चेक करिए कि क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ पर हमारे पास में हो रहा है रिडक्शन, यहाँ से और यहाँ पर हमारे पास में है रिडक्शन, इट इज रिडक्शन। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। और कॉपर प्लस से कॉपर 2+ जा रहे हैं, तो नाउ इट इज ऑक्सीडेशन। और जब एक ही एलिमेंट का या एक ही आयन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो इस तरह की रिएक्शन को आप स्पेशल नाम देते हैं, और इनको कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इनको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आई। लेकिन अगर आपको ये चेक करना हो कि ये रिएक्शन कहाँ हो सकती है कहाँ नहीं, तो इसका केवल और केवल एक ही मेथड है, इसके अलावा कोई नहीं। वो मेथड ये है कि आप इस रिएक्शन का ईएमएफ चेक कर लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना, ईएमएफ चेक करना है। तो देखिए अगर हम ईएमएफ निकालते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास में होता है बेटा ई कैथोड माइनस ई एनोड, होता हमारे पास में ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो देखिए कैथोड हमारे पास में कौन सा बनेगा, कैथोड हमारे पास में वो बनेगा जिस पर रिडक्शन होता है। तो ये हमारे पास में कैथोड है, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है दैट इज एनोड, वो एनोड होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड मुझे करना है। कैथोड कौन है, वो है कॉपर प्लस से कॉपर। तो यहाँ पर मैं लूंगा ई कॉपर प्लस कॉपर, तो ये कैथोड है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड जो होता है वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन लेना आपको यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, यानी कि कॉपर 2+ कॉपर प्लस। तो आपको याद रखना है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आती है, इससे ये रिएक्शन हो जाती है। तो जब भी कभी आपको कोई भी रिएक्शन चेक रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आपके पास जो मेथड है वो मेथड डायरेक्ट होता है, और मेथड होता है कि आप ईएमएफ चेक कर लीजिए रिएक्शन का। अगर रिएक्शन का ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन पक्का होगी। तो इस केस में भी इसका कारण यही है। तो मैंने आपको समझाया है कि जो कॉपर प्लस है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, इसको याद रखिए। ये हमारे पास में 5 नंबर का मतलब 4 नंबर का पॉइंट था। अब देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर का पॉइंट। देखिए आपसे जो है बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सी हमारे पास में ऐसी मेटल है
जो कि मोस्ट अबंडेंट है। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कौन सी मोस्ट अबंडेंट है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो अबंडेंट मेटल होती है वो तो होती है एल्यूमिनियम। मैं इसको लिखा हूं यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट मेटल। ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो आयरन है ये हमारे पास में मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल है। मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब तुरंत जाएगा वहां पर आयरन या एल्यूमिनियम। जैसा भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता हो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया 5वें नंबर का। उसके बाद में हम देखते हैं अब यहाँ पर 6 नंबर का पॉइंट। देखिए बेटा 6 नंबर का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे पास में। 6 नंबर का पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक रिएक्शन है जो कि आप लोगों से पूछी जाती है। एक रिएक्शन है जो आपसे पूछी जाती है। हालांकि मैंने उस रिएक्शन की कैटेगरी तो बता दी, लेकिन वो रिएक्शन भी यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास में K2Cr2O7 है, मैं एक बार बता देता हूँ रिएक्शन को लिख देता हूँ यहाँ पर। जो K2Cr2O7 होता है ये एसिडिक मीडियम में, समझ लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पर H2SO4 यूज करेंगे। और इसकी रिएक्शन अगर आप यहाँ पर H2O2 के साथ करा दें, इस केस में जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास में CrO5। केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो CrO5 बनता है। बची हुई चीजें तो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में K2SO4 और इसके साथ साथ यहाँ पर बन जाएगा H2O। इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस करना है तो पहले मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और इसके साथ साथ फिर हाइड्रोजन को मुझे बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है मुझे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। एक बार चेक कर लीजिएगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। चेक करके बताइए जरा मुझे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस है। इसमें बेटा ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये रिएक्शन आप लोगों को लिखवाई है। ये प्रोडक्ट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो बहुत बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे वो क्या करेंगे, ये तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या देंगे, वो ये दे देंगे यहाँ पर कि हमारे पास में K2Cr2O7 है, इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, इसकी रिएक्शन एसिडिक हमने H2O2 के साथ में कराई और यहाँ पर एक ब्लू सब्सटेंस बना, मतलब मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि ब्लू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। और आपसे पूछेंगे कि ये जो ब्लू सब्सटेंस है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक, यहाँ पर पूछेंगे कि जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है कि क्या आएगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये आपसे पूछा गया है। ठीक, क्योंकि मैं ऐसे ही पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो कि आपके क्वेश्चंस के मतलब के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के मतलब के। पहले भी हालांकि वही बात है, लेकिन पहले एक रेगुलर स्टडी थी, लेकिन अभी हम केवल स्पेसिफाइड ऐसे पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को करने के बाद में आपको आसानी हो जाएगी और आप अपने क्वेश्चंस को और इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैकेज करना होता है और जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसके लिए आपको ऐसे पॉइंट्स पता होने जरूरी है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, चलिए बताइए जरा मुझे कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए। +6 +6 एंड नॉट +10। एक्चुअल में ये जो यहाँ पर क्रोमियम है, इस क्रोमियम की जो स्ट्रक्चर है वो बेटा ऐसे आती है। यहाँ पर जो CrO5 है इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इस तरीके की आती है, जिसको हम बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर। इस केस में देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा। क्रोमियम और ऑक्सीजन यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल बी +1 एंड इट विल बी -1। सेम यहाँ पर भी करेंगे बेटा, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर हमारे पास में -1 और +1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारे पास में क्रोमियम है उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना, एंड इट इज +6।
ठीक, याद रखेंगे कि इसमें 4 ऑक्सीजन ऐसी हैं जो कि परऑक्साइड हैं और एक ऑक्सीजन ऐसी है जो कि नॉर्मल टाइप की है, उसको ऑक्साइड बोला जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम नॉर्मल टाइप का केस देखेंगे, दैट इज ऑक्साइड। लेकिन ये जो हमारे पास में इस तरह की है, इनको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे परऑक्साइड। तो 4 इसमें परऑक्साइड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था। 6 नंबर का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर के पॉइंट में। बेटा अब तक मैंने जितने भी पॉइंट आपको समझाए हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर एक बार स्टार्टिंग का जहाँ से आपने स्टार्ट किया था लेक्चर एक बार दिखा दो। अच्छा ज्योति, अच्छा लेट हो गई थी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, बस मैंने यहाँ से बताए हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाले। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ ज्योति, हूँ आगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद में लास्ट में एक बार मुझे जो है बता देना, और क्लास को ज्वाइन रखना, क्लास छोड़ना नहीं, और उसको फिर मैं कॉपी करा दूंगा आराम से। ठीक है बेटा? हाँ, किसी का भी ऐसा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में मुझे बता दिया करो, इसका थोड़ा रुक जाना, हमारा कॉपी नहीं हो पाया था, क्योंकि पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है, इसलिए तो बता ही रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखना। चलिए 7 नंबर का पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए बेटा, एक होता है हमारे पास में ब्लू विट्रियोल, एक होता है हमारे पास में यहाँ पर ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल को जो लिखा जाता है बेटा, वो लिखा जाता है यहाँ पर CuSO4.5H2O। अब देखो बेटा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये ब्लू विट्रियोल है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि Cu के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने हमारे पास में H2O के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रेशन की फॉर्म में है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ब्लू विट्रियोल की स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं, मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये कॉपर 2+ है, अब यहाँ पर मैंने लिया है OH2 यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल, या मैं इसको H2O ही लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 2O, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ H2O। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है हमारे पास। ऐसे ही मैं H2O के और भी मॉलिक्यूल लिखूंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास में H और यहाँ पर H। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप याद रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि स्ट्रक्चर याद रहे या ना रहे, लेकिन जो पॉइंट निकल करके आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो याद रखना है। देखिए बेटा, इस केस में जो कॉपर 2+ है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यानी कि इस केस में ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट। उसके बाद में देखिए इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है H2O का एक और मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने H लिख दिया, यहाँ पर फिर मैंने H लिख दिया, और लास्ट में यहाँ पर मैं लिखूंगा सल्फेट आयन। यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिखा दिया। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर होगी, देखो बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी मैंने, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो इस तरीके से होती है जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है। इस स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल क्लियर कर देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या जवाब था। इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, देखिए Cu, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए H2O4, ऐसे लिखा जाना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा जाना चाहिए SO4 एंड H2O। तो याद रखेंगे कि 4 तो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे हैं इसमें जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं कॉपर 2+ के साथ। एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में है, और सल्फेट आयन यहाँ पर काउंटर आयन की तरह से है। इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ये बन जाए तो आप मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ूंगा फिर।
डन। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं बेटा। अगर पॉइंट नंबर 8 की मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास में इसके जैसा ही, उसे हम कहते हैं बेटा ग्रीन विट्रियोल। अच्छा, आप इनके हिंदी नाम भी जानते हैं या नहीं बेटा? विट्रियोल का हिंदी नाम क्या होता है? चलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, हालांकि आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए, लेकिन इसको कहते हैं नीला थोता और इसको कहते हैं हरा थोता। थोता बोलते हैं इसको, है ना। तो मार्केट में बहुत बार आप अगर रूरल एरिया में जाएंगे तो वहां पर ऐसे मिलेगा। जो ब्लू विट्रियोल है ये पॉइजन होता है, ठीक। हालांकि इतना बड़ा पॉइजन तो खैर नहीं होता कि आदमी इससे मर जाए, लेकिन हाँ इतना बड़ा पॉइजन जरूर होता है कि इससे चूहे मर जाते हैं। तो ये एक्चुअल में चूहों को मारने के लिए दवाई में भी मतलब चूहों को मारने की दवाई में यूज किया जाता है। ग्रीन विट्रियोल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला बेटा होता है हमारे पास में FeSO4 और यहाँ पर होता है .7H2O। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये तो केवल फॉर्मूला ही आपको याद रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं ग्रीन विट्रियोल में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उस क्वेश्चन की बात यहाँ पे जरूर करूंगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि आइसोमॉर्फस होते हैं। आइसोमॉर्फस, तो उसमें इन जनरल यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, जैसे दोनों मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए, दोनों का नाम एक से ही है, ब्लू विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल। तो वहां पर लिखा रहता है कि CuSO4.5H2O, ये तो हो गया हमारे पास में क्या ब्लू विट्रियोल, और ग्रीन विट्रियोल हमारे पास में यहाँ पर है FeSO4 और 7H2O। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं या नहीं। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है। आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है बेटा कि उनके क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट एक से होने चाहिए। मतलब जैसे इसका क्रिस्टल बना हुआ है सॉलिड स्टेट में, जैसे इसका क्रिस्टल बना हुआ है वैसा ही इसका होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। कारण ये है कि इसमें वाटर जो है वो 7 है। भाई ये तो ऐसे होता कि यहाँ पर बस कॉपर 2+ मैंने हटाया और इसकी जगह पर आयरन 2+ लगा दिया। अगर ऐसा अरेंजमेंट बनता तो मैं इसको बोलता कि दोनों आइसोमॉर्फस हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल 7 है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों नाम में लगभग एक से लगते हैं, ब्लू विट्रियोल ग्रीन विट्रियोल, फॉर्मूले में भी लगभग एक से लगते हैं, लेकिन ये आइसोमॉर्फस नहीं है, यानी कि दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया है कि ये दोनों आइसोमॉर्फस हो ही नहीं सकते। तो कारण ये है कि दोनों में जो हाइड्रेटेड वाटर है वो अलग अलग है। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर जो है हमारे पास 8 है। पॉइंट नंबर 9 की मैं बात करता हूँ। देखिए अगर मैं पॉइंट नंबर 9 की बात करूँ तो बहुत बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट ये बनाया है आपने। तो अगर मैं सिंथेटिक एलिमेंट की बात करता हूँ तो ये होता है हमारे पास में टेक्नीटियम। टेक्नीटियम या आप इसको टेक्नीशियम बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो एलिमेंट है इसका सिंबल होता है Tc और एटॉमिक नंबर इसका आना चाहिए 43। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपसे पूछा है कि फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट बताओ कौन सा है, तो उस कंडीशन में आप इसका जवाब यहाँ पर देंगे। ठीक है, चलिए इतने नोट कर लीजिए पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिए। हाँ भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूंगा मैं। यस सर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट केस देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। फिल्म इतने सारे सामान जुड़े रहते हैं तो कहीं पर कोई भी स्विच अगर दब गया तो इधर उधर जाना शुरू हो जाती है फाइल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में थोड़ा सा सिल्वर के बारे में देखते हैं। सिल्वर को नोबल मेटल कहा गया है।
नोबल मेटल, वैसे नोबल मेटल और भी होती है कई सारी, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड भी नोबल मेटल की कैटेगरी में आती है, तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। सिल्वर एंड गोल्ड दे आर नोबल मेटल। नोबल मेटल आप उन्हें कहते हैं जो कि रिएक्शन नहीं करती हैं। जो सिल्वर है, स्पेशली अगर मैं सिल्वर की बात करूं, तो जो हमारे पास सिल्वर है इसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऐसा सिल्वर के लिए हो रहा है। उसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ विच इज रिलेटेड विद सिल्वर। देखिए बेटा, जो हमारे पास सिल्वर है, आप इसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन, तो जो इसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन का एक नाम होता है, स्पेशल नाम होता है इसका। किसी को याद है बेटा इसका कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है उसका क्या नाम होता है? सिल्वर के कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम? अर्गेरोल। यस, इट इज अर्गेरोल। ये होता है हमारे पास में बेटा अर्गेरोल। इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं बेटा अर्गेरोल। और जो इसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर आई लोशन। लोशन आंखों की दवा बनाने के काम में ये आता है, आई लोशन बनाने के काम में आता है। जब ये वाला पॉइंट हमने लिखा है तो मैं साथ ही साथ एक और पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारे पास में बेटा गोल्ड है, एयू है, अगर हम इसका भी कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करें, अगर हम इसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करें तो इसके कोलाइडल सॉल्यूशन का भी एक स्पेशल नाम होता है। किसी को आइडिया है बेटा, कोई नाम बताएगा इसका? पर्पल ऑफ कैसियस। यस, वेरी गुड। इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका नाम होता है बेटा पर्पल ऑफ कैसियस। इसको हम लोग कहते हैं पर्पल ऑफ कैसियस। और जो ये पर्पल ऑफ कैसियस है, ये जनरल वीकनेस के काम में आता है, यूज्ड टू इंप्रूव जनरल वीकनेस। तो जैसे अभी कोरोना भी चल रहा है आजकल और बहुत सारे ऐसे कोरोना के पेशेंट हैं, तो आयुर्वेद में आप वहां पर गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन या गोल्ड से बने हुए जो प्रिपरेशन है वो ले सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। नहीं, आजकल आयुर्वेद तो कम ही यूज होता है, एलोपैथिक ज्यादा यूज करते हैं। तो वहाँ एलोपैथिक के अकॉर्डिंग तो वही दवाइयाँ चलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर जनरल वीकनेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 12। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो हमारे पास में मर्क्यूरस आयन है, वो मर्क्यूरस आयन कैसा होना चाहिए, तो देखिए बेटा, अगर आप मर्क्यूरस आयन को चेक करेंगे तो उसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। और जब मर्क्यूरस आयन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि मर्क्यूरस आयन पैरामैग्नेटिक नहीं होता, मर्क्यूरस आयन होता है डायामैग्नेटिक। और इसका कारण ये होता है कि मर्क्यूरस आयन इस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि जो मर्क्यूरस आयन है वो पाया जाता है Hg2 की फॉर्म में। रहेगा ये मर्क्यूरस आयन ही, लेकिन ये पाया जाता है Hg2 की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास में मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन। और याद रखेंगे कि जो मर्क्यूरस आयन है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता, बल्कि ये होता है डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक आप लोग समझ गए हैं क्यों है। कारण ये है कि इसने जो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उससे बॉन्ड बना लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मर्क्यूरिक आयन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्क्यूरिक आयन नॉर्मल टाइप का केस है, उसमें कोई बात नहीं, वो ऐसे ही पाया जाता है। मतलब जो मर्क्यूरिक आयन है वो Hg2+ होगा ऐसे करके, तो ये होगा मर्क्यूरिक आयन। तो मर्क्यूरिक आयन इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन मर्क्यूरस लिखा जाएगा Hg2+। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं बेटा पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 विच इज रिलेटेड विद ZnO। ZnO का एक स्पेशल नाम होता है। किसी को आइडिया है बेटा ZnO का स्पेशल नाम क्या होता है?
Pink white. हाँ, जिंक व्हाइट बिल्कुल, जिंक साइड। जी ये बिल्कुल होता है, लेकिन इसका एक और नाम होता है। एक्चुअल में इसको बेटा फिलोसफर वूल भी कहा जाता है। इसको हम लोग फिलोसफर वूल भी कहते हैं, फिलोसफर वूल। एक्चुअल में ये जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, तो इसलिए इसका नाम फिलोसफर वूल भी है। ठीक है, इसके अलावा और नाम तो खैर नहीं है। और नाम से मेरा मतलब यहाँ पर जिंक व्हाइट जो अभी आपने बताया था, बिल्कुल सही बताया था, जिंक व्हाइट इसका नाम है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का पेंट होता है। अगर हम बात करें तो इसको आप लोग चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज चाइनीज व्हाइट। ठीक है, और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स ए व्हाइट पेंट, इट इज ए व्हाइट पेंट, ये एक व्हाइट पेंट होता है। तो ये पॉइंट में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जब क्वेश्चंस की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा। बहुत बार आपसे मरकरी के 2 कंपाउंड होते हैं और उनके नाम पूछे जाते हैं। तो मरकरी के उन कंपाउंड्स के नाम की हम बात करते हैं। उनमें से एक कंपाउंड है हमारे पास में Hg2Cl2। एंड अगर मैं कहूँ कि सुना तो होगा, तो आप लोग मुझे कह सकते हैं कि यस सर सुना तो होगा। क्या बताएंगे इसका क्या नाम होता है बेटा? Calomel. यस, वेरी गुड। तो इसका नाम होता है बेटा कैलोमल। दिस कंपाउंड इज कैलोमल। ठीक, तो इस कंपाउंड का नाम है, ये नाम से संबंधित है तो इसलिए नाम याद रखेंगे इसका, कैलोमल। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक और कंपाउंड की बात कर लेता हूं मैं, और वो है हमारे पास में HgCl2। किसी को आइडिया है बेटा कि इस कंपाउंड का क्या नाम होता है? ये भी बहुत पूछा जाता है। मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इस कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी है। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में एक तो ये है कि ये कोवलेंट नेचर का होता है, और जब ये कोवलेंट नेचर का होता है तो इसका मतलब ये निकला कि ये बहुत आसानी से वेपर बना लेगा, बहुत आसानी से वेपर बना लेगा। तो इसका मतलब सब्लिमेशन शो करता है, ये सब्लिमेट होता है, सब्लिमेशन शो करता है इस सब्सटेंस की। एक तो खास बात ये है कि ये सब्लिमेशन शो करता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको और बताता हूँ। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर ये स्किन पे कहीं लग जाए तो फिर हमारी स्किन को खराब कर देता है, गला देता है स्किन को। इसका नाम एक्चुअल में होता है कोरोसिव सब्लिमेट। इसको हम लोग कहते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। ठीक, और अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि जो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है उसी के हिसाब से आप इसको सोच रहे हैं। एक और बात बता दूं, ये पॉइजनस होता है, जहरीला है ये। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज पॉइजनस इन नेचर, जहरीला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेंगे। एक और कंपाउंड का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ जो कि मरकरी का ही है। जब इसकी बात हो रही है तो मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ, HGS। HGS का नाम बताओगे बेटा कोई? गेलिना। हाँ, इसको हम लोग, हाँ गेलेना, बिल्कुल नो डाउट। जब ये और की फॉर्म में होता है तो इसका गेलेना नाम है। इसको हम लोग वर्मिलियन भी कहते हैं, इट इज नोन एज वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, दैट इज सिंदूर। ठीक, तो ये असली सिंदूर होता है, HGS असली सिंदूर होता है। और ये याद रखिएगा कि ये वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, पानी में घुलता नहीं है। सिंदूर अगर आपने देखा है, देखा ही होगा, जो सिंदूर है अगर आप उसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। तो HGS भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर यह भी बात बोली है कि ये असली सिंदूर होता है। एक नकली सिंदूर भी होता है। जो नकली सिंदूर होता है वो होता है PB3O4। वो नकली सिंदूर होता है, वो भी रेड कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, PB3O4। PB3O4 बहुत सस्ता होता है और HGS रिलेटिवली महंगा होता है। इसीलिए कुछ दुकानों पर असली सिंदूर के बजाय नकली सिंदूर आप लोगों को मिल सकता है। जो हमारे पास में PB3O4 है, जिसको मैंने कहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको भी, PB3O4। और मैंने कहा है कि ये भी रेड कलर का सब्सटेंस है। इसको बेटा बोला जाता है रेड लेड। इस कंपाउंड को कहा जाता है रेड लेड। क्योंकि ये सस्ता है रिलेटिवली, इससे ये पेंट्स में यूज होता है। इसका जो यूज है वो रेड कलर को डेवलप करने के लिए पेंट में यूज होता है। वहां पर हम HGS को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि HGS रिलेटिवली महंगा है। PB3O4 को आप यूज करेंगे वहां पर। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैंने देखिए सारों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं एक साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये भी रेड कलर का ही है। ऑब्वियसली इसका कलर तो आप लोग जानते हैं। चलिए, ये मैं फिर बता दूं कि कुछ स्टूडेंट अगर बाद में ज्वाइन करे हों तो उनको ये लग रहा होगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं।
तो मैं बता देता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को ब्लॉक स्टडी कराई है, यानी कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक, इन तीनों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे जिनको मैं एक एक करके करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होंगे। इनको कहीं पर भी आप सुरक्षित करके रखना, ठीक, जो कि रेगुलर स्टडी में नहीं आते, लेकिन ऐसे इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास में एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं लिथोफॉन। मे बी कि आप लोगों ने सुना हो। एक है हमारे पास में लिथोफॉन। जो लिथोफॉन है ये एक्चुअल में ZnS, ये ZnS एंड PaSO4 का मिक्सचर होता है। लिथोफॉन दैट इज ZnS प्लस PaSO4। ये जो सब्सटेंस है ये व्हाइट कलर का होता है और इसको व्हाइट पेंट में यूज किया जाता है। जो व्हाइट पेंट मार्केट में आता है उसमें ये सब्सटेंस यूज हो सकता है, ठीक। तो इट इज व्हाइट पेंट, व्हाइट पेंट, और आप चाहें तो इसको पिगमेंट की तरह से भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट पिगमेंट। पेंट तो पेंट में यूज होगा, और पेंट में अगर यूज नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको पेंट तो कह नहीं सकते, तो फिर पिगमेंट बोलोगे। तो ये जो सब्सटेंस है ये व्हाइट कलर का रहेगा। आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ये भी बता दूं, इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा होता है। पहले क्या होता था कि पहले व्हाइट कलर को डेवलप करने के लिए केवल PaSO4 यूज करते थे, केवल PaSO4, लेकिन आजकल PaSO4 के साथ में ZnS मिला करके और लिथोफॉन बना करके तब यूज करते हैं। उसके बाद में फिर 16 नंबर का पॉइंट देखेंगे। इसमें आप लोग में से ये भी कह सकते हैं सर ऐसा क्यों करते हैं कि यहाँ पे ZnS क्यों मिला दिया इसके साथ। तो इसका कुछ कारण है। इसका एक कारण छोटा सा ये होता है, एक्चुअल में जो PaSO4 है ये एक ऐसा व्हाइट कलर होता है जो कि समय के साथ में ब्लैकिश हो जाता है, ठीक, इसलिए हम दोनों को मिला करके तब यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आइडिया जरूर होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बताओगे बेटा, किसी को आइडिया है नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला? चलिए मैं लिख देता हूं। ये होता है बेटा K2, ये एक कंपाउंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, K2HgI4। इस कंपाउंड को हम नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। अब इसकी दो बातें आ गई मेरे सामने। एक तो बात ये कि बनाएंगे कैसे, और दूसरा ये कि यूज क्या है, ठीक। तो अगर बात करें कि बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पर लेंगे HgI2 और HgI2 को Ki के साथ में मिला देंगे। अब आपको ध्यान आ गया होगा बेटा कि ये रिएक्शन आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी, मतलब वहां पर जब वन हाफ फैक्टर निकालते थे उसको करते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस केस में यहाँ पर बनता है, वो बनता है हमारे पास में K2HgI4। तो एक तो मैंने ये बताया कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है नेस्लर रिएजेंट वाला, ये तो लैब का पार्ट है, लेबोरेटरी का पार्ट है। तो इन जनरल क्या है कि हम लोग लैब में तो जा नहीं रहे, आजकल लैब में तो जाना हो नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको आज से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना पड़ेगा। अगर मैं नेस्लर रिएजेंट की बात करूं तो जो नेस्लर रिएजेंट है ये यूज होता है बेटा, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया या NH4 प्लस। जो अमोनियम रेडिकल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप नेस्लर रिएजेंट यूज करते हैं। ये नोट करते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। नेस्लर रिएजेंट अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? लिखते हुए जा रहे हो बेटा? यस सर। तो इतने पॉइंट लिख लो, और जब लिख लो तो आप मुझे बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हो गया? डन सर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास में एक और पॉइंट है। देखिए अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे आयोडीन ऑफ मिलन बेस। तो ये है आयोडीन ऑफ मिलन बेस। ये वाला जो पॉइंट है ये अगेन आप लोगों के प्रैक्टिकल का ही पार्ट है, लेबोरेटरी का ही पार्ट है। तो लैब के अंदर से ये पॉइंट आया है। एक्चुअल में ये कंपाउंड होता है क्या है, ये कंपाउंड होता है यहाँ पर NH2 HgO HgI। ये जो कंपाउंड यहाँ पर मैंने लिखा है इस कंपाउंड को कहते हैं आयोडीन ऑफ मिलन बेस। तो कुछ ऐसी टेस्टिंग होती है जहाँ पर इसकी हमें जरूरत पड़ती है, आयोडीन ऑफ मिलन बेस की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड बनता कैसे है मैं इसको भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये भी जो है अमोनिया की टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। अमोनिया की टेस्टिंग के लिए इसको भी हम यूज करते हैं। तो अगर आपके पास में यहाँ पर मरकरी का कंपाउंड है HgI2, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे अमोनिया के साथ। तो रिएक्शन कराने पे बेटा जो बनता है यहाँ पर पहले बनता है I और यहाँ पर है HgNH2 और यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएगा हमारे पास में NH4I। पहले ये बनता है। देखिए उसके बाद में ये जो कंपाउंड है ये होता है एक्चुअल में इंटरमीडिएट, ये रुक नहीं पाता, स्टेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये कंपाउंड जो है इसके 2 मोल, इस कंपाउंड के 2 मोल रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके जो यहाँ पर बनता है हमारे पास में वो बनता है आयोडीन ऑफ मिलन बेस, यानी कि NH2 HgO HgI ये बनता है और जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर है वो बनेगा NH4I। ठीक, यही कंपाउंड जो है हमारे पास में जो बीच में बना है यही, इसी को ही हम लोग कहते हैं आयोडीन ऑफ मिलन बेस। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को यहाँ पर D ब्लॉक के या F ब्लॉक के जो इस टाइप के जो हमारे पास में पॉइंट्स बन सकते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो बताए। अब मैं यहाँ पर जो बात करूंगा वो करूंगा बेटा S ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि S ब्लॉक मैंने रिसेंटली आपको लोगों को लास्ट टाइम तक पूरा कराया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ S ब्लॉक। तो अब हम S ब्लॉक के उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने S ब्लॉक में आप लोगों को बहुत सारी चीजें करा दी हैं, लेकिन फिर भी इनको करने के बाद में फिर आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा और आराम से आप अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास में एक तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है एंड सीजियम है। आपसे पूछा जाए कि इस केस में सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है, सबसे लाइटर कौन सा है, तो नो डाउट आपका जवाब यहाँ पर यही जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो डेंसिटी हमारे पास में इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एक्चुअल में यहाँ पर उल्टा ऑर्डर होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया है और वो ये बताया है कि पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। पहला पॉइंट है पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। ठीक, तो एक पॉइंट ये। हालांकि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दे आर रिलेटेड विद द डाटा, वो डाटा से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे से पूछ लिए जाते हैं और एनसीईआरटी का पार्ट है तो ऐसी कंडीशन में हमें याद रखने होंगे। पहले पॉइंट के बाद में अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है। जो हमारे पास में एल्कली मेटल्स होती हैं, आप जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। जो एल्कली मेटल्स होती हैं ये होती है व्हाइट व्हेन फ्रेशली कट। जब इनको फ्रेशली कट किया जाता है तो उस कंडीशन पर ये हमारे पास में व्हाइट कलर की होती हैं।
देखिए इनकी खास बात ये है कि अगर हम इनको थोड़ा सा छोड़ दें, अगर हम यहाँ पर इनको पड़ा रहने दें ऐसे ही स्टैंडिंग और हीटिंग कर दें, इनकी गर्म कर दें इनको या धूप में रख दें, इस कंडीशन में इनका जो कलर है वो टर्निश हो जाता है, खराब हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, इनका कलर टर्निश हो जाता है। और टर्निश ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन, जो इनकी सरफेस है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। बताओ भाई ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ बेटा या नहीं? किसी को कोई दिक्कत इसमें? पार्थ जैन? यस सर। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या बनेगा। देखिए बेटा जो हमारे पास में लिथियम है, इस लिथियम के साथ में प्रॉब्लम है। जो लिथियम है वो एल्कली मेटल है, लेकिन इसकी एल्कली मेटल बची हुई जो एल्कली मेटल्स हैं उसके साथ में इसकी सिमिलरिटी कम होती है, और जो लिथियम है उसकी सिमिलरिटी होती है मैग्नीशियम के साथ में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो लिथियम इज सिमिलर विथ मैग्नीशियम, इसकी सिमिलरिटी मैग्नीशियम के साथ में होती है। और अगर आप इनकी पोजीशन को देखें तो देखिए बेटा यहाँ पर आएगा लिथियम, उसके बाद में आएगा यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर आएगा सोडियम और यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम। इनकी पोजीशन अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में और ग्रुप में इस तरीके से आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिथियम की प्रॉपर्टी एक्चुअल में एल्कली मेटल्स के साथ में तो मैच करती ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में मैग्नीशियम से और भी ज्यादा मैच करती है। और इस कहानी को, यस वेरी गुड, इस कहानी को बेटा क्या कहा जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो हमारे पास में लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करती है। कुछ पॉइंट्स की भी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि इस बात को प्रूव करेंगे कि इनमें डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं लिथियम और एल्कली मेटल्स की बात करूं तो लिथियम और एल्कली मेटल्स के रेस्पेक्ट में काफी हार्ड होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हार्डर देन अदर एल्कली मेटल्स। ये दूसरी एल्कली मेटल्स के रेस्पेक्ट में काफी हार्ड होती है। एक पॉइंट हमारे पास में ये है। जो बी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा जो बी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट में एक वर्ड है हमारे पास में एंड दैट इज डेलिक्वेसेंट। अच्छा कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा बेटा कि डेलिक्वेसेंट का क्या मीनिंग होता है? Absorbing moisture from atmosphere. यस। तो अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले तो उसको हम लोग डेलिक्वेसेंट कहते हैं। एक्चुअल में लिथियम के अंदर भी बेटा ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लिथियम की डेलिक्वेसेंट नेचर होती है जो कि और एल्कली मेटल्स में नहीं होती। सपोज दैट आपके पास में यहाँ पर LiCl है, तो ये LiCl क्या करेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में मिल करके और यहाँ पे बना लेगा LiCl डॉट टू H2O। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब जो LiCl है वो डेलिक्वेसेंट है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी एल्कली मेटल डेलिक्वेसेंट नहीं होती। यानी कि अगर आपने यहाँ पर NaCl लिया या फिर आपने यहाँ पर KCl लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीरियम, आपने अगर इसमें से किसी को भी यहाँ पर लिया और वाटर आपने यहाँ पर मिलाया तो यहाँ पर कोई भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं आएगा। नो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ कोई भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं आएगा। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया। या 1 मिनट के लिए मैं जरा एसी का स्विच थोड़ा दूर है। एक्चुअल में एसी का स्विच थोड़ा दूर था, तो इस कंडीशन में एसी चलाएं कैसे। वैसे तो रिमोट से हो जाता है, लेकिन रिमोट दूर रखा था। चलिए, तो मैंने कहा है कि जो हमारे पास में LICL है वो डेलिक्विसेंट होता है, लेकिन बचे हुए नहीं होते। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा इसमें, और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारे पास में मैग्नीशियम या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास में है MgCl2, तो MgCl2 भी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर के यहाँ पर बना लेता है MgCl2 एंड 8H2। तो यहाँ से भी ये समझ में आ रहा है कि इसकी डेलिक्विसेंट नेचर है। इसके अलावा देखिए, और भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका सी पॉइंट भी हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास में लिथियम कार्बोनेट था, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको अगर मैं गर्म करता हूँ तो यहाँ पर बेटा लिथियम का ऑक्साइड बनता है और इसके साथ साथ CO2 निकल जाता है। लेकिन मैंने कहा था कि इसके अलावा कोई भी जो हमारे पास में एल्कली मेटल है, यानी कि M2CO3 है, अदर एल्कली मेटल्स, इसको गर्म करने पर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। M का मतलब मेरे पास हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। इसके अलावा जो हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या, किसी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट, ये सारे गर्म करने पर यहाँ पर ऑक्साइड बनाते हैं और CO2 बनाते हैं। बताओ ये बेटा, क्या आपको ध्यान आ रहा है कि इस टाइप का मैंने पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट टर्न पर? यस सर। ना, अच्छा, मैंने वहां पर आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर और वो भी बताया था टेम्परेचर के बारे में। इसमें जैसे मान लो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, या इसको भी बताना चला, पॉइंट वही है, यही वाले पॉइंट है। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर बेरिलियम कार्बोनेट, फिर मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर मैंने लिया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। मान लीजिए आपके पास में ये कार्बोनेट है, ठीक, तो बताइए इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आएगा बेटा? इंक्रीजेज एज वी गो डाउन, नीचे जाते इंक्रीज होगी। यस, वेरी गुड। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे बेटा, तो इनकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा एक और पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, उससे भी ये बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास में लिथियम का नाइट्रेट है, तो आप मुझे बताओगे बेटा लिथियम के नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या क्या बनता है? Li2O plus NO2। यस, यहाँ पर Li2O बनेगा प्लस NO2 बनेगा, हाँ यस, और यहाँ पर हाफ O2 बनेगा। ये इसलिए रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं ये। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी भी एल्कली मेटल के नाइट्रेट को गर्म करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया है MnO3 और आपने इसको हीट कर दिया, इस केस में यहाँ पर बनता है MnO2 और प्लस यहाँ पर बनता है O2 गैस। जबकि जितनी भी हमारे पास में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसे कि MgNO3 ट्वाइस अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ और मैं इसको हीट कर देता हूँ, इस केस में यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड ही बनेगा और इसके साथ साथ NO2 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास में O2 ही बनेगा। बैलेंसिंग आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, यहाँ पर 2 आपको करना पड़ेगा और शायद ही बैलेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ध्यान आ गया होगा कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसका क्या मतलब था। ये था पॉइंट हमारा डायगोनल रिलेशनशिप वाला, एंड दैट इज थर्ड पॉइंट, ठीक है। इतने को नोट कर लीजिए और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। जब नोट हो जाए तो मुझे तुरंत बता देना, मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और जो है बता देता हूँ, मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है।
इसी में ही एक और पॉइंट की बात करता हूँ। आपको ध्यान आया कि मैंने आपको ये कहा था कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो लिथियम बाइकार्बोनेट, ये है मेरे पास में लिथियम बाइकार्बोनेट LiSCO3। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं और मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को यहाँ पर ले लूं, यानी कि जैसे MgHCO3 ट्वाइस, तो ये तो हो गया लिथियम बाइकार्बोनेट, और ये है मेरे पास में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा कि ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट हैं, और जो हमारे पास में लिथियम बाइकार्बोनेट हैं, ये केवल एक्वस मीडियम में ही एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फेज में नहीं। एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस फॉर्म, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये केवल एक्वस मीडियम में ही एग्जिस्ट करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट और लिथियम बाइकार्बोनेट, ये ठीक है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, या फिर अदर एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट हैं, वो सभी एक्वस मीडियम में और सॉलिड फेज में, दोनों फेज में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट या फिर लिथियम का बाइकार्बोनेट, ये केवल एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फेज में नहीं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अब कि अब आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आप इनको देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर का पॉइंट। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड आलू की सब्जी बना लेता बस। BH, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ BH2 कंपाउंड की। जो BH2 कंपाउंड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंपाउंड एक्चुअल में पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। BH2 पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग में, और वहां पर हम पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर भी इसको समझ लेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास में यहाँ पर बेटा है बेरिलियम, यहाँ पर मेरे पास में है हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो बेटा होगा क्या कि देखो, ऑक्टेट तो पूरे है नहीं इनके। बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दो की बॉन्डिंग कर ली उसने। ऐसे ही यहाँ पर देख लिया तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ इनका, बेरिलियम का ऑक्टेट यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। इस केस में होता ये है बेटा कि जो हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इन दोनों के बीच में भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगा, तो हल्का सा मैंने कंप्लीट एरो बना दिया, मुझे पार्शियल एरो बनाना था। तो ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में यहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, और इस कंडीशन में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बनती है। स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग ऐसे बनती है, देखिए बेरिलियम, यहाँ पर हमारे पास में बेरिलियम, यहाँ पर हाइड्रोजन, और जो हमारे पास में बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है। ये इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहाँ पर आ जाते हैं। सेम इसी तरीके से इस वाले केस में भी होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन 3 एटम के साथ में आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से देखिए, ये कहानी तो इधर से भी यहाँ पर ऐसे ही बनेगी, और इधर से भी ऐसे ही बनेगी। तो मैं इसको इस तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर।
तो देखिए आप समझ सकते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंने ये कहा है कि इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में आते हैं और ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा। और जब इस तरीके से हमारे पास में ये हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास में वो ऐसे बन जाएगी PeH2 और ये आ जाएगा हमारे पास में पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो ये बना लेता है पॉलीमर, पॉलीमेरिक फॉर्म। तो BH2 एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग करके, जो बॉन्डिंग मैंने यहाँ पर दिखाई है, इस बॉन्डिंग को करके पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाता है। बेटा किसी को आइडिया है इस बॉन्डिंग को कहते क्या है? बनाना बॉन्ड। हाँ यस, इस बॉन्डिंग को जो कहते हैं बेटा वो होता है हमारे पास में बनाना बॉन्डिंग, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाना से मैच कर रही है, इसको कहते हैं बनाना बॉन्डिंग। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस पर ध्यान दें, देखिए इस बॉन्डिंग में खास बात यह है कि 3 सेंटर हैं, बेरिलियम, फिर हाइड्रोजन और फिर बेरिलियम। तो यहाँ पर 3 सेंटर हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका नाम होता है हमारे पास में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी नोट कर लेना, इसको हम लोग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। आप लोग पूरा नोट करना। इसको हम लोग कहते हैं बेटा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप लोग एक बात और याद रखना कि जो नॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोई भी नॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग, जैसे मान लिया आपके पास में HCl के बीच में बॉन्ड होता, सपोज दैट आपके पास में ये नॉर्मल टाइप का बॉन्ड ऐसे होता, तो ये 2 सेंटर के बीच में बनता और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। तो जो इस टाइप की बॉन्डिंग होती है, जो नॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये नॉर्मल टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक। लेकिन ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसको हम लोग कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का। टाइप बोरेन में जब बोरोन फैमिली आएगी तो वहां पर भी इसको एक बार पढ़ेंगे हम। देखिए आज तो मैं अभी आप लोगों को अभी तो केवल यही करा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे आपने कहीं भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर एक बार आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो ये सब चीजें याद हो जाएंगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो याद ये रखनी है कि देखिए अगर ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होता, अगर ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो बेटा ये होना चाहिए sp हाइब्रिडाइज, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर वहां पर BH2 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर और तब आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, तो मतलब वो मोनोमेरिक फॉर्म में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, तो आपका जवाब sp हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए उन्होंने इस तरीके से लिख दिया BH2 ऐसे करके उन्होंने लिख दिया और तब आपसे पूछा कि बताइए कि यहाँ पर BH2N लिख दिया और तब आपसे पूछा, तो उस कंडीशन में आपका जवाब बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर जाना चाहिए और वो होगा बेटा sp3, बिल्कुल क्लियर कट sp3, क्योंकि इस केस में इस बेरिलियम ने 4 बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं। तो क्योंकि बेरिलियम ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हुआ है ये वाला पॉइंट? दिया वाजपेयी, हाँ ये पॉइंट समझ में आया बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला? अच्छा एक और पॉइंट है यहाँ पर, एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। वो पॉइंट ये है कि देखो इस बेरिलियम ने यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनाई है, जो ये बनाना बॉन्ड बनाया है, ये कैसे बनाया है? यहाँ पर एक बेरिलियम मैंने ले लिया, उस बेरिलियम ने एक तो हमारे पास बनाना बॉन्ड इस साइड से बनाया, एक तो बनाना बॉन्ड इसका इस साइड से आया और यहाँ पर आ गया ये ऐसे आया, और इसी बेरिलियम की इस साइड भी यहाँ पर बनाना बॉन्ड आएगा। तो जो हमारे पास में इस साइड में यहाँ पर बनाना बॉन्ड आएगा, इसको बनाने का जो मेरा तरीका है वो डिफरेंट टाइप से होगा। मैं उसको थोड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो मेरा पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट समझ में आ जाए पूरा। थैंक यू सर।